जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस से चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए, काफी आपको जो है मजा आने वाला है इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है चलते हैं आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसी है। उससे पहले एक मोटिवेशनल जो है कहानी है कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना पड़ता है। ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना पड़ता है। तो जी बिल्कुल जो है आप लोग जिस ख्याल में है तो ख्याल से बाहर आकर के आप लोग जो है किस में आइए, तो ख्वाब में आइए। जब ख्वाब में आइएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिएगा और आपके आसानी से जो भी ख्वाब है वो क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं इसी को लेकर के अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर 80 नंबर 1 है, 81 क्वेश्चन है। इसके पहले 80 तक करा चुके हैं। एक सेशन में हमारा 20 क्वेश्चन रहता है और लगभग उसका 7 से 8 पॉइंट रहता है। तो लगभग आपको जो है 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन के साथ जो है मिलने को देखेंगे। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला की अगर बात करें, यहाँ पर छूट गया है, 18 दिसंबर कर दीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात है तो कब, क्या 6 अप्रैल में, 8 मार्च को, 28 अक्टूबर या 18 दिसंबर को। तो आप लोग भी इसको कमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी इसे कमेंट कर सकते हैं आंसर को। जाके आंसर में अगर कमेंट कीजिएगा तो आपको याद होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 8 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात की जाए तो इसे ऑफिशियली अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस आधिकारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली से, आधिकारिक रूप से 1975 में आया था। कब आया था? तो 1965 में, 1975 में आया। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो ये आधिकारिक रूप में कब आया, तो आपको 1975 ईस्वी में। कब आया? 1975 ईस्वी में। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस ये तो था आपका ऊपर वाला अंतरराष्ट्रीय था, लेकिन ये राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये आपको 13 फरवरी को कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, मनाया जाता है। कब? तो ये आपको राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछे तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल ए नंबर ऑप्शन में है, तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को की अगर बात करें तो खेलों में, 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो खेलों में प्रगति, खेलों में प्रगति व विकास के लिए, प्रगति हेतु 6 अप्रैल को खेलों में प्रगति हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल की अगर बात किया जाए तो किस लिए मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेलों में, किसको? प्रगति के लिए। अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रगति के लिए प्रत्येक साल के 6 अप्रैल को जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है। अगर बात करें 18 दिसंबर को, जो कि डी में है, 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं, अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाता है? 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था आपको चारों ऑप्शन का जो है ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछे तो 8 मार्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मार्च। इसको ऑफिशियली कब अपनाया गया था? तो 1975 में। और राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछे तो 13 फरवरी को। और 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो खेलों में प्रगति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 18 दिसंबर की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, जो संख्या में क्या है? कम है। जो संख्या में कम है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्प मतलब थोड़ा, असंख्यक मतलब संख्या। तो अल्पसंख्यक मतलब जो थोड़ा सा है उसको क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। जैसे है ना, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक में आता है। तो ये अल्पसंख्यक को जो अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये कब? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कह रहा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है वह किसमें वर्णित है? क्या अनुच्छेद 28 से 29 में है, 29 30 में है, 30 31 में है, 28 29 और 30 में है? तो इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस में है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको 29 और 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 और 30। ये आया वर्ड कहाँ से? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार यह किस में वर्णित है? तो यह मौलिक अधिकार की है ना, एक मौलिक अधिकार का ही एक अंग है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार टोटल 6 है। कितने हैं? टोटल 6 है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में पूछे तो 12 से 35 में है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो समता का अधिकार हो गया 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24, और क्या है? तो 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है आपका 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको मुंह के जबान पे रहना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की अगर बात करें, मौलिक अधिकार तो अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। कितने हैं? 6 है। इस मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? लिया गया है तो ये जो है आपको अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से। ये मौलिक अधिकार की बात करें तो किस भाग में है? तो भाग अगर पूछे तो भाग आपका 3 में है। अनुच्छेद अगर पूछे तो यहीं पर लिख देते हैं, अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 के बीच में है। उस 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानिए कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद कितना में है? तो 14 से 18 में है। 14 से 18 के बीच में है। समानता के बाद अगर बात करें तो ये जो हो जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ये किस में है? तो 19 से 22 में, 19 से 22 में है। समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। और तीसरा की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर पूछे, विरुद्ध अधिकार पूछे तो ये हो जाएगा आपको 23 से 24 में, 23 से 24 में। अगर बात करें चौथा मौलिक अधिकार की तो ये आपको धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगी, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगी, धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगी। ये आपको 25 से 28 को देखने मिलेगा, 25 से 28 अनुच्छेद में।
अगर बात करें पांचवा मौलिक अधिकार के, तो पांचवा कौन है? पांचवा आपकी हो जाएगा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यह किस में आपको मिलने वाली है? तो आपको 29-30 में, 29-30 में। यही तो प्रश्नों में था कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस में है। अगर बात करें 6 में, 6 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, अधिकार। तो ये किस में है? आपको अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। तो ये इतना सारा जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये सारा पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लेकर के काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि याद कर लीजिएगा, कोशिश नहीं, पूरा को जो है रफाचट कर लेना है। ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार को। ठीक है, आगे चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण सबसे पहले समझिए कि प्रत्यक्ष कर आखिर है क्या। तो प्रत्यक्ष कर वैसी कर को कहते हैं जिसे व्यक्ति से डायरेक्ट लिया जाता है, व्यक्ति से डायरेक्ट लिया जाता है। जैसे हो गया आपको निगम कर हो गया, जैसे हो गया सेवा कर हो गया, जैसे हो गया आपको जाके उपहार कर हो गया, ये सब क्या है? संपत्ति कर हो गया। ये सब जो कर है आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, और उसी में अगर लगाया किसी और पर जाता है कर और लिया जाता है आपसे, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए तो उत्पाद शुल्क हो जाएगा, जैसे उत्पादन पर, सेवा पर हो गया, उत्पादन पर, सेवा पर, और सीमा शुल्क हो गया। तो ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, आप लोग याद करिएगा। तो यहां पर देखिए एक छूट गया है, सॉरी, यहां सेवा कर दीजिए, सेवा कर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कारण निम्न में सब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, हो जाएगा नहीं है, नहीं है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो ये जो सेवा कर है एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और ये तीनों जो है क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। ये तीनों क्या है? आपको प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो जैसे आपका इनकम पर टैक्स लगता है तो डायरेक्ट लिया जाता है, व्यवसाय करते हैं तो डायरेक्ट लिखता है, आपके पास कितना संपत्ति है तो उस पर उसका भी कर देते हैं, तो कितना है, तो ये सब डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष हो गया, और इनडायरेक्ट मतलब सेवा कर हो गया, आपको निगम कर, सेवा कर हो गया, सॉरी निगम नहीं, सेवा कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया। ये सब जो है क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। लिख दें क्या? लिख देते हैं थोड़ा सा। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण की अगर बात करें, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, प्रत्यक्ष कर के अगर उदाहरण की अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगा आपको? निगम कर, आय कर, उपहार कर, निगम कर, निगम कर जो नगर निगम लगाता है, उपहार कर, उपहार कर, और क्या हो जाएगा? तो आपको संपत्ति कर हो जाएगा, संपत्ति कर हो जाएगा, संपत्ति कर हो जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति कर के बाद क्या हो जाएगा? ब्याज कर हो जाएगा आपको, ब्याज कर, ब्याज कर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो इतना ही रहने देते हैं। अगर अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करें, अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं ये तो मैं अच्छी तरह से बता दिया हूं। अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपको सीमा शुल्क हो जाएगा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है। और आपका क्या हो जाएगा? तो सेवा कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा कर, सेवा कर।
तो मेन रूप से बेसिकली आप ये तीनों को याद रखिएगा, इसी में से जो है प्रश्नों को घुमाया जाता है। पूछ देगा सेवा कर कैसा कर है, तो एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क कैसा है, तो अप्रत्यक्ष कर है। और जबकि प्रत्यक्ष कर में देखा जाए तो निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर और ब्याज कर, क्योंकि ब्याज वगैरह जो लेते हैं तो आप देते हैं डायरेक्ट तरीके से। तो जहां डायरेक्ट का संबंध आ रहा है उसका समझ जाइए कि क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स है या फिर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। मुख्यमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उसके बारे में सही नहीं है। तो कह रहा है क्या अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, तो हाँ होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त रहते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके मानवाधिकार के अध्यक्ष रहते हैं। यहां लिखते हैं मैं, मानवाधिकार के अध्यक्ष, मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन रहते हैं? हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं किसके? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के। अगर बात किया जाए राज्य मानवाधिकार आयोग के तो इसकी कार्यकाल की बात किया जाए तो इसकी कार्यकाल जो रहती है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल, तो इनका जो कार्यकाल है आपको 3 वर्ष तक रहता है। कितना रहता है? 3 वर्षों तक। 3 वर्ष या तो फिर आपको 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो, चाहे 3 वर्ष पहले पूरा हो जाए या तो फिर 70 वर्ष पूरा हो जाए, दोनों में से कोनो कंडीशन में अगर होता है तो आपको सेवानिवृत्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपको मुख्यमंत्री से संबंधित इतना से। और ये तीनों का जो है सदस्य रहते हैं आपको मुख्यमंत्री रहते हैं, जबकि मानवाधिकार के नहीं रहते हैं। मानवाधिकार के कौन रहते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? क्या चंबल नदी का है, सरदार सरोवर का है, हीरा कुंड का है या तो फिर कोसी का है? किसका है? तो इसका जो गांधी सागर बांध है ये किससे संबंधित है? तो चंबल से। किससे है? चंबल से संबंधित है आपको गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की अगर बात करें, गांधी सागर बांध तो ये जो है आपको कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। और सरदार सरोवर की बात करें, सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो ये जो है आपको नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है ना। नर्मदा नदी पर जो है आपको क्या है? तो सरदार सरोवर बांध है। एक होता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें बांध तो ये जो है महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। और ये कहाँ है? राज्य में अगर बात करें तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। और कोसी है। कोसी की बात करें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में एकदम ज्यादा बारिश होता है तो कोसी जो है क्या होता है? उपला जाता है।
जिससे क्या होता है, तो हम लोग को जो है उसके जो आसपास जो है क्षेत्र जो है क्या रहता है, डूबा हुआ रहता है कोसी के प्रकोप से। तो कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। और हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर उड़ीसा में है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करण निम्न में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को आरंभ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बातें की जा रही है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया था। तो क्या थॉमस मुनरो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, सर जॉन शॉर थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो प्रतिपादक माने जाते हैं थॉमस मुनरो। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या है, कब लाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाया गया था, ये लाया गया था आपको 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। और अगर बात करें इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो यह जो है यह ब्रिटिश भारत में क्वेश्चन पूछता है कितने प्रतिशत पर क्षेत्र था इसका, तो 51%। कितने, 51% पर 51% पर फैला हुआ था, पर फैला था। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर फैला हुआ था, तो 51% पर। कितना था, 51%। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो प्रतिपादक थे थॉमस मुनरो थे। और कब इसका प्रतिपादन किया था, तो 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगर बात करें इजारेदारी व्यवस्था की, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे। कौन किए थे, वारेन हेस्टिंग्स। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। और एक पूछता अस्थाई बंदोबस्त के, तो अस्थाई बंदोबस्त के कौन थे, अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये स्थायी बंदोबस्त के प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। एक पूछता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की अगर देखा जाए तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। तो ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम जो है ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की कोशिश करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी कमेंट हमारी इंतजार रहती है और हमको मोटिवेट भी करती है। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था, तो थॉमस मुनरो ने। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू हुआ था। और कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर, तो 51% क्षेत्रों पर। इजारेदारी प्रथा की अगर बात करें तो ये जो है आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। इजारेदारी प्रथा कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें तो ज्यादा पूछता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, है ना। अस्थाई रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस, कान वाला जो है अस्थाई रूप से क्या करते हैं, पहन लेते हैं। इसको याद रखिएगा इस तरह से। महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो ये जो है हॉल्ट मैकेंजी थे, हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो ये किसकी बनी होती है, ये आपको काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन की अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी।
क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। और उसी में अगर पूछ दे शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन आपको जो है, शैवाल का अध्ययन अगर पूछे का अध्ययन, तो इसका हो जाएगा फाइकोलॉजी। कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवक के जो विष होते हैं, कवक के जो उत्पन्न विष होते हैं, कवक के उत्पन्न विष, कवक के उत्पन्न विष को क्या कहते हैं? तो एफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ्लाटॉक्सिन। कवक की जो विष होती है, उसकी जो पॉइजन होती है, उसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। क्या कहलाता है? एफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। और अगर बात करें सेलुलोज की, तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति। एकदम ये सब क्वेश्चन क्रीम है, ठीक है? कोशिका भित्ति कभी नहीं जो है ऐसा होगा कि ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो पादप की कोशिका भित्ति, भित्ति समझ रहे हैं ना? उसका जो कोशिका का जो आवरण रहता है चारों तरफ, उसका जो घेराव रहता है, तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये आपको सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आप सभी के लिए जो है हम काफी जो है मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा ड्यूटी के अलावा जो है ये काम करने शुरू किए हैं, ठीक है? तो आप सभी के लिए जो है ये फ्री में सभी क्लास आ रहे हैं। तो एक इच्छा थी सेवा करने की आपके लिए, तो आप लोग प्यार अपना जो है बरसाइए। अगला क्वेश्चन करा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? 2011 में जनसंख्या का भी जो है रेशियो चल रहा है, 2011 का ही आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि 2021 वाला अभी जो है प्रकाशित नहीं हुआ है। तो करा कि 11 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ कर दीजिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो न्यूनतम की अगर बात करें तो क्या सिक्किम में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है? तो बताइएगा कि कब जो है, सॉरी कब नहीं, कितना है? सबसे कम किसका है? तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। तो कितना है अरुणाचल प्रदेश की? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो कितना है? आपको 17 किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में आप जाइएगा तो आपको मात्र और मात्र 17 व्यक्ति ही मिलेगा। सोच लीजिए कितना कम घनत्व है, मतलब दूर दूर तक जो है आपको घर नहीं दिखेगा, ठीक है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में जाइएगा तो आपको 17 व्यक्ति मिलेगा, तो पता चलेगा 17 व्यक्ति किधर है, नहीं है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है बताइएगा, कमेंट कीजिए तो कि बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है। कितना है बताइए तो इसका जो है 1106 है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। अगर बात करें भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? भारत की जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ये कितनी है? आपको 382 है। कितनी है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में भारत की एवरेज अगर निकाला गया है तो उसके अनुसार कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 1106 जो है हमारा बिहार में अकेले है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है?
आगे चले। कह रहा कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। राज्य का नाम पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां कीट संग्रहालय स्थापित हुआ है। तो क्या कर्नाटक में है, असम में है, तमिलनाडु, असम में। तो बताइए, असम दो जगह हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रथम जो है कीट संग्रहालय की स्थापना की गई है। तमिलनाडु में कहा, तो तमिलनाडु के आपको कहां पर, तो क्या था शहर के नाम, तमिलनाडु के किस शहर में, कोयम्बटूर में। कहा, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसकी स्थापना किया गया है। किसकी, तो भारत में पहला कीट संग्रहालय की स्थापना आपको किया गया है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक पॉइंट और बताते हैं, जैसे कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीट का अध्ययन की अगर बात करें, कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटेमोलॉजी। कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी जो है आपका कीट का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करा पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है किन दो राज्यों में शुरू किया गया था। तो क्या मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगर बात करी जाए पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था। और उसके बाद राजस्थान के बाद कहाँ किया गया था, तो आपको आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में, अर्थात सबसे पहले जो दो राज्यों में हुआ था वो कौन कौन है, तो सबसे पहले राजस्थान और दूसरा नंबर में आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें जो है कई एक मॉडल दिया गया है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, एल.एम. सिंघवी समिति हो गया, पी.के. थुंगन समिति हो गया। ये सब जो है समितियां किससे संबंधित है, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था से। और सभी समितियां में अलग अलग बातें कही गई है। तो क्या बातें कही गई है मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, आप लोग इसे याद करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, नागौर जिला में कब, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। तो इसमें जो है कितना सारा क्वेश्चन आपको क्रिएट दिखता होगा। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में कहा, तो राजस्थान में किस जगह पे, तो नागौर में। कौन से व्यक्ति थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री। अगर बात करें इसकी रिपोर्ट की, तो इसमें जो है टोटल 4 रिपोर्ट दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने रिपोर्ट दिया गया है, 4। पहला की अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति था, बलवंत राय मेहता समिति। ये जो समितियां आई थी आपको 1957 में, 1957
1957 में। अगर दूसरी की बात करें तो अशोक मेहता समिति आई, अशोक मेहता समिति आई, और ये जो आया 20 वर्ष बाद आया, 20 वर्ष बाद आया 1977 में, 1977 ईस्वी में। तीसरा की अगर बात करें एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी समिति। तो एल एम सिंघवी समिति की अगर बात करें तो एल एम सिंघवी समिति 1986 में, कब आया था? 1986 में, 1986 में आया था। और लास्ट में जो है आपका आया था पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति। थुंगन समिति आया, पी के थुंगन समिति जो आया था ये कब आया था? तो 1988 में, इसके 2 साल बाद 1988 ईस्वी में, 1988 में। अब ये जो आया था तो बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में क्या कौन सा रिपोर्ट दिया था? तो त्रिस्तरीय रिपोर्ट, है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था जो होगी कैसी होगी? त्रिस्तरीय होगी, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय कैसी होगी? तो आपको त्रिस्तरीय होगा। और इसकी अगर बात करें तो द्विस्तरीय हो जाएगा, द्विस्तरीय हो जाएगा। अगर बात करें इसकी एल एम सिंघवी समिति के तो कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, है ना, संवैधानिक दर्जा। और उसके बाद आया पी के थुंगन समिति आया तो कहा कि हाँ बिल्कुल इसे संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए, मतलब इसको समर्थन किया। इसे भी क्या है? तो संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो ये दोनों का जो है क्या था? मतलब ये जो है किसका समर्थन किया था? पी के थुंगन समिति, तो एल एम सिंघवी समिति का, एल एम सिंघवी समिति का क्या किया था? समर्थन किया था। तो ये था सारा आपका जो है खाका किसका? तो पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रश्न आंसर तो मार ही दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 पहले हुआ चलता था ट्रेन 18 के नाम से, तो उसको जो है कन्वर्ट करके नया नाम रखा गया है। तो उसका जो नाम है आपको वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी। सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? तो आपको दिल्ली से वाराणसी। कहां से? तो दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से वाराणसी जो है सबसे पहले चली थी पहली वंदे भारत। और बुलेट ट्रेन की अगर बात करें, पहली बुलेट ट्रेन, तो पहली बुलेट ट्रेन जो है, पहली बुलेट ट्रेन ये कहां से कहां तक चली थी? तो ये आपको अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक, अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई तक, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में आपको बुलेट ट्रेन पहले चली थी। और वंदे भारत चली थी आपको नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और एक क्वेश्चन है कि हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण की अगर बात करें तो ये जो है कहाँ खोला जा रहा है? तो ये आपको बड़ोदरा में। कहाँ? बड़ोदरा में। क्योंकि इतना सारा स्पीड ट्रेन निकल रहा है तो उसके लिए तो ड्राइवर चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए ना। तो ये जो प्रशिक्षण खोल रहा है आपको बड़ौदा में। कहाँ? बड़ौदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। करा अंग की राजधानी कहाँ स्थित है? अंग की राजधानी कहाँ स्थित है? तो क्या चंपा है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है या वाराणसी है? कहाँ है? अंग की राजधानी की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी आपको चंपा है,
कहाँ है, चंपा है। ये सब महाजनपद है, महाजनपद। तो महाजनपद की अगर बात करें तो महाजनपद का वर्णन अगर देखा जाए तो 6ठी ईस्वी शताब्दी में, है ना, 6ठी ईस्वी शताब्दी में महाजनपद का वर्णन किया गया है। टोटल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद का, 16 महाजनपद था। तो यहां पर लिख देते हैं 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। कितना, तो 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें से कितना है, 4 गो यहाँ पर है आपको। जैसे अंक हो गया चंपा, अंक चंपा हो गया। उसी तरह से अगर बात करें तो काशी से वाराणसी हो जाएगा, काशी की क्या हो जाएगी, तो वाराणसी हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी। काशी से वाराणसी। कौशल के श्रावस्ती हो जाएगी, कौशल के श्रावस्ती हो जाएगी। और अगर बात करें वत्स के कौशाम्बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वत्स के कौशाम्बी हो जाएगी, कौशाम्बी। तो ये सारा जो है आपको क्या है, तो महाजनपद की राजधानियां हैं। इधर महाजनपद और इधर राजधानी है। ठीक है, महाजनपद की अगर बात करें तो इसके जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद का वर्णन, महाजनपद का वर्णन गौतम बुद्ध के किस में मिलता है, तो आपको जो है गौतम बुद्ध के किसमें, अंगुत्तर निकाय में। किसमें, अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। और अगर जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में, जैन धर्म के तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपद की चर्चा मिलती है। महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। जैसे अगर बात करें तो अंक की राजधानी चंपा हो गया, और कौशाम्बी की अगर बात करें तो ये वत्स की कौशाम्बी हो जाएगा, है ना, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। श्रावस्ती की अगर बात करें तो ये जो है किसका हो जाएगा, कौशल की, है ना, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगा, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगा। और बात करें वाराणसी के तो वाराणसी किसका हो जाएगा, काशी के वाराणसी। और ये जो महाजनपद है इसकी चर्चा अगर गौतम बुद्ध में देखा जाए तो गौतम बुद्ध के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के किस में मिलता है, आपको भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में, और इसको अंगुत्तर निकाय में। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करा, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। माता के जब गर्भ में भ्रूण रहता है, जो बच्चे पलते रहते हैं, तो उसके जो खाना मिलता है, आहार मिलता है, वह किससे मिलता है, क्या गर्भाशय से, प्लेसेंटा से, फैलोपियन नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे मिलती है, तो ये आपको प्लेसेंटा से मिलती है, प्लेसेंटा से। और निषेचन की प्रक्रिया किससे होती है, तो फैलोपियन नलिका से। निषेचन की प्रक्रिया किससे मिलती है, तो आपको फैलोपियन ट्यूब से। और जो भ्रूण की अवस्था है वह जो है माँ के गर्भ में 10 सप्ताह तक के लिए जाना जाता है भ्रूण। ठीक है, आगे चलते हैं। करा, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है, क्या मिजोरम में है, मेघालय, नागालैंड या सिक्किम में। इटांकी, तो इटांकी की अगर बात करें तो इटांकी आपको कहाँ मिलने को, इटांकी कहाँ है, तो ये आपको है नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में स्थित है। इटांकी कहाँ है, तो नागालैंड में
स्थित है। अगर बात किया जाए पंचमढ़ी, है ना, पंचमढ़ी अभयारण्य का, तो पंचमढ़ी अभयारण्य आपका कहाँ है, तो ये है आपको मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य की अगर बात करें, अभयारण्य की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, एमपी लिखते हैं। पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और बेदाथंगल अभयारण्य कहाँ है, बेदाथंगल, बेदाथंगल अभयारण्य की अगर बात करें, अभयारण्य की अगर बात करें तो बेदाथंगल कहाँ है आपको, ये आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। उसी में अगर बात करें अबोहर, अबोहर अभयारण्य के, अबोहर, अबोहर अभयारण्य, तो ये आपको जो है कहाँ मिलेगी, तो पंजाब में, पंजाब में अबोहर अभयारण्य है। तंसा अभयारण्य कहाँ है, तंसा, तंसा अभयारण्य की अगर बात करें तो ये आपको जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यूपी में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये सारा उद्यान, उद्यान के मतलब पार्क होता है, जिसे कहते हैं कि चिड़ियाघर चलेंगे तो पार्क होता है, तो उद्यान के मतलब पार्क होता है। तो ये सभी पार्क का नाम है कि कौन सा पार्क कहाँ अवस्थित है। जैसे इटांकी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो नागालैंड में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, बेदाथंगल अभयारण्य तमिलनाडु में, अबोहर अभयारण्य पंजाब में, तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में, और दुधवा हो गया यूपी में। ये दुधवा बहुत बार पूछता है कि दुधवा कहाँ है, यूपी में, उत्तराखंड नहीं याद करिएगा, यूपी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है, 117 जो है किससे संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, तो क्या धन विधेयक से है, वित्त विधेयक से, वित्त आयोग से, नीति आयोग से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध आपको किससे है, तो यह है वित्त विधेयक से। किससे है, वित्त विधेयक से संबंधित है आपको। एक कितना है, 117। अगर धन विधेयक की बात करें तो 110 में है। धन विधेयक किसमें है, धन विधेयक की अगर बात करें अनुच्छेद कितना में है, तो 110 में है। कितना में है, 1110 में है। धन विधेयक कितना में, 110 में है। और वित्त आयोग की अगर बात करें, वित्त आयोग की, वित्त आयोग, तो इसका जो है किस अनुच्छेद में है, ये आपको 280 में है। किसमें है, 280 में। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग का गठन किसमें किया है, 280 में। वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें तो इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। प्रत्येक 5 वर्षों में, 5 वर्षों में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपको जो है इसकी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर में नीति आयोग है। तो नीति आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था, स्थापना किसके स्थान पर हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। करा ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, क्या अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो प्रकृति होती है आपको अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि चलने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को
अगर बात करें तो ध्वनि को अगर ट्रांसफर किया जाए, तो ध्वनि को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इसके चाल व अनुदैर्ध्य, चाल या इसके चाल और तरंगदैर्ध्य, चाल व तरंगदैर्ध्य में क्या होता है, तो बदलाव होता है। चाल और तरंगदैर्ध्य में बदलाव होता है, लेकिन इसके आवृत्ति में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आवृत्ति में नहीं होता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो पूछता है, ज्यादा आवृत्ति वाला पूछता है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे ले जाने पर क्या नहीं चेंज होता है, तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। और अनुप्रस्थ तरंगे की अगर बात करें तो ये जो है प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये जो है आपको ध्वनि तरंगे हो जाएगी, ध्वनि तरंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास अगर उपजाना है तो आपको काली मिट्टी चाहिए। कौन सी चाहिए, काली मिट्टी की आवश्यकता होगी। काली मिट्टी को काला क्यों होता है, तो इसका एक रासायनिक नाम है टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट। मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए काली मिट्टी के, तो काली मिट्टी को जो है काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आपको रेगुर मिट्टी क्या कहलाता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहलाता है, तो रेगुर मिट्टी कहलाता है। और सबसे ज्यादा जो है मिट्टी कौन है, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, आपको जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ये मिलती है आपको देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। नंदप्रयाग की अगर बात करें, नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदप्रयाग जो है किसके बीच में आती है, तो आपको मंदाकिनी और किसके बीच में, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा तथा नंदाकिनी, नंदाकिनी के बीच कौन सी नंदप्रयाग जो ये किसके बीच में, तो अलकनंदा तथा नंदाकिनी के बीच। कर्णप्रयाग की अगर बात करें, कर्णप्रयाग तो ये किसके बीच में है, आपको अलकनंदा और पिंडार के बीच में, अलकनंदा
तथा पिंडार के बीच में, पिंडार के बीच में। कर्ण प्रयाग हो गया। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी हो जाएगा। रुद्र प्रयाग किसमें, तो अलकनंदा और क्या हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। तो ये हो गया है, नंद हो गया, कर्ण हो गया और रुद्र हो गया। और कौन बचा, विष्णु प्रयाग बचा। तो ये जो है अलकनंदा और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग, ये किसके बीच, तो अलकनंदा प्लस क्या है, तो धौली गंगा, धौली गंगा के बीच में है। तो 1 2 3 4 और एक हो गया ये अलकनंदा किसमें, तो देव प्रयाग में। तो ये पांचों को, इस पांचों को क्या कहा जाता है, तो पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। इन पांचों को पंच प्रयाग से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन करा, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है, तो ये आपको पश्चिमी तट पर है। किस पर है, पश्चिमी तट पर। अगला क्वेश्चन करा, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, तो विटामिन डी से। तो विटामिन डी अगर आपको प्राप्त करना है तो सुबह का धूप लीजिए। और विटामिन डी की अगर बात किया जाए तो विटामिन डी की जो रासायनिक नाम होती है वह कैल्सीफिरोल होती है। विटामिन डी की रसायन नाम क्या है, तो कैल्सीफिरोल है। क्या है, कैल्सीफिरोल। है। अगर विटामिन ए की बात करें तो ए का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। नहीं सॉरी, विटामिन ए का जो है रेटिनॉल है। और विटामिन B1 की अगर बात करें तो इसकी जो है थायमिन हो जाता है ना। इसकी कमी से क्या होता है, तो अंधा होता है आदमी, अंधापन होता है, और क्या होता है, जीरोथैलेमिया होता है, थैलेमिया नामक बीमारी होता है। और विटामिन B1 से क्या होता है, तो बेरी होता है। और विटामिन डी से क्या होता है, तो आपको रिकेट्स होता है। विटामिन डी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद कल से 101 से 120 तक आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, प्यार दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए प्रत्येक प्रकार का जो है क्लास लाते रहें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।